जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है राजभाषा, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि राजभाषा जो है वो उसका हम पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि राजभाषा का मीन्स क्या होता है। ठीक है, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। तो जो भाषा देश के राजकीय कार्यों को करने के लिए प्रयुक्त की जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में, तो उस कंफ्यूजन को हम आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ओके, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजभाषा और राष्ट्रभाषा को लेके, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो राजभाषा जो हुई वो क्या हुई, वो क्या है, हमारे देश की राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को हम राजकीय भाषा कहते हैं। राजकीय भाषा जो होती है वो हिंदी के अंतर्गत आती है, यानी कि हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है, न कि राष्ट्रभाषा के अंदर। ठीक है, हिंदी को राजकीय भाषा के अंतर्गत रखा गया है, ना कि राष्ट्रभाषा के अंतर्गत। ये मेन पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि जो हिंदी है, जो हमारी हिंदी भाषा है, वो देश की राजभाषा है, ना कि वो राष्ट्रभाषा है। क्यों राजभाषा है? राजभाषा इसलिए है क्योंकि उसको अभी हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद के बारे में भी पढ़ेंगे। अनुच्छेद 343 में हिंदी जो है वो एक हमारी राजभाषा है। वो क्यों है उसके बारे में उसमें बताया गया है, क्योंकि ये क्या है, राजभाषा जो है वो क्या है, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है राजभाषा। ठीक है, इसे हम राष्ट्रभाषा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो देश है वो अलग अलग स्टेट में डिवाइड है, अलग अलग बहुत सारे राज्य हैं हमारे देश में, तो हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा होती है। तो इसलिए हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रभाषा वो हो गई जो सबके द्वारा बोली जाए, लेकिन हिंदी को सभी राज्यों में नहीं बोला जा सकता। कुछ राज्यों में हिंदी को लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि अगर आप केरल साइड में चले जाओगे तो वहां पे लोगों को हिंदी नहीं आती है इतनी अच्छे से। वो लोग जो एक मीडियम है लैंग्वेज का, तो वो लोग क्या करते हैं, वहां इंग्लिश का यूज करते हैं एक दूसरे की भाषा को समझने में, अगर अदर स्टेट से कोई वहां पर जाता है तो। इसलिए हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि जो कार्य किए जाते हैं देश के वो किस में किए जाते हैं, वो हिंदी भाषा के अंतर्गत किए जाते हैं। तो हिंदी जो है वो क्या है, ये आपकी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ओके, कुछ पॉइंट्स और है उनको भी देख लेते हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। ये हमने अभी इस बारे में डिस्कशन किया था कि राजभाषा जो है वो क्या है, एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को, दूसरा पॉइंट है, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, यानी कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। इसको 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में ऐसे घोषित किया गया था। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि 14 सितंबर जो होता है वो हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं उसको प्रत्येक वर्ष। 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की संवैधानिक राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं कि भाग, यानी कि हमारे संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में 51 तक, ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, यानी कि हमारी जो हिंदी राजभाषा है उसके बारे में पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें से पहला कहता है कि अनुच्छेद 343 यानी कि आर्टिकल 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में हिंदी राजभाषा नीति भी लागू हुई। इसके साथ ही हम आगे पढ़ते हैं।
देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है, ये हमने अभी डिस्कस किया कि देवनागरी जो लिपि है, जिसे हम नागरी लिपि भी जानते हैं, यानी कि कहीं कहीं पे इसे नागरी लिपि भी कहा जाता है, नागरी लिपि के नाम से भी आपकी किसी बुक में हो सकता है। तो उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। किस प्रकार हुई है? क्योंकि जैसे और ब्राह्मी लिपि को भी बाएं से दाएं लिखा जाता है जिस प्रकार, वैसे ही सेम देवनागरी लिपि को भी बाएं से दाएं लिखा जाता है, बाएं से दाएं लिखा जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ में उसमें 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में उसमें कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में उसमें 22 भाषा है। यानी कि प्रारंभ में उसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था और वर्तमान में उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। और जो अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 343 है, उसके क्लॉज 1 में, अनुच्छेद 343 के क्लॉज 1 में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम्स के लिए। ये कंपटीशन जितने भी एग्जाम्स हो सभी में हिंदी आती है, और हिंदी का फर्स्ट टॉपिक ही राजभाषा से रिलेटेड होता है, जिसमें कि आपकी लिपि पूछी जाती है। लिपि कौन सी है? आपकी जो लिपि है वो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। और इसमें कितनी भाषाएं हैं? तो आप इसे कर सकते हैं कि प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसके साथ ही इसे कैसे लिखा जाता है देवनागरी लिपि को? देवनागरी लिपि को ब्राह्मी लिपि की तरह ही बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है, और हमने इसमें पढ़ा, आपको ये एक संवैधानिक शब्द है, इसके बारे में पता चल गया कि इसे कब लागू किया गया। इसे 14 सितंबर 1949 को लागू किया गया था। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट। ओके, तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के क्लॉज 1 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।